अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2016 में आदरणीय अजीत जोगी जी को अपनी पार्टी बनानी पड़ती है। अभी हाल फिलहाल में आपने ऐलान किया जी और एक पत्र स्टेट इकाई को, कांग्रेस की स्टेट इकाई को लिखा जी कि आप अपनी पार्टी का विलय अब कांग्रेस में करना चाहती हैं। जी। क्यों ऐसा लगा कि अब कांग्रेस में लौट जाना चाहिए, पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए? हर व्यक्ति अपनी जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। जो योगी जी ने, रमन सिंह जी ने, भूपेश बघेल जी ने और अभी आदरणीय विष्णु साय जी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो छत्तीसगढ़ से 4 बार की विधायक रही, जो ऑथर भी हैं, जो प्रोफेसर भी हैं और जो डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी डॉक्टर रेणु जोगी जी। मैम, स्वागत है आपका सुलभ भारत। धन्यवाद। मैम, हम आपसे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही, किस तरीके से आपने डॉक्टर बनना चुना? क्या ये आपका फैसला था या जिस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि पिता तय करता है कि बच्चे क्या करेंगे? मेरी शिक्षा जी का प्रारंभ दमोह जिले से हुआ, जी, जो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद 6वीं कक्षा से मैं जबलपुर हॉस्टल में रहकर मेरी पढ़ाई मैंने जारी की और 11वीं तक तब कक्षाएं होती थी। उसको उत्तीर्ण करने के बाद मेरा चयन मेडिकल कॉलेज वेलोर में हो गया और मैंने वहाँ MBBS की शिक्षा हासिल की। मैम, आपका चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ और कॉलेज की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। जी। एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं, वो लिखते हैं कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार थी चाय दुकान, हर हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते थे पान, और मन में लोहा तन इस्पाती चलते थे हम सीना तान। लेकिन जब कॉलेज से निकलते हैं बच्चे, उनकी स्थिति हो जाती है कि धीरे धीरे गल गया लोहा, तेवर का तलवार गया, एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। नौकरी के चक्कर में बच्चे भटक रहे होते हैं। तो मैम, आप चूंकि डॉक्टर थी, आपका कॉलेज, आप जब उसको याद करती हैं आज यहाँ बैठ करके हमसे बातें करते हुए, जब अपने कॉलेज को आप याद कर रही हैं, तो क्या याद आता है आपको? देखिए, कॉलेज के दिन हर एक व्यक्ति के जीवन के सुनहरे पल होते हैं और उस समय की जो आयु रहती है, हम लोग नवयुवक रहते, 16 साल से 22 साल तक शिक्षा मैंने वेलोर के मेडिकल कॉलेज में हासिल की। और जैसा मेडिकल कॉलेज में होता है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, तो कई सुनहरी यादें अभी भी मन में हैं। पर ये कहना चाहूँगी कि कॉलेज जब समाप्त हुआ, कॉलेज के दिन, तब निश्चय ही एक दुविधा मन में आ जाती है कि आगे क्या। तो मैंने, मेरी बहन उस समय अमेरिका में, वो भी डॉक्टर हैं, तो वो पढ़ रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने वहाँ किया। तो मैंने भी वहाँ जाकर, जैसे प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्जाम, वो दिया और ईश्वर की कृपा से मैं पास हो गई। तो मैं इसी दुविधा में थी कि वहाँ जाऊँ अमेरिका में और अपनी आगे की शिक्षा हासिल करूँ। पर इत्तेफाक से जोगी जी का जो गांव है पेंड्रा रोड, वहाँ मेरी बड़ी माँ रहती थी और उनके पति नहीं रहे उसी समय। तो मैं उनके पास कुछ दिनों के लिए गई और जोगी जी का चयन उस समय IAS में हो चुका था और वो सीधी के कलेक्टर थे। तो उनकी माता ने उन्हें बुलाया और मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा, फिर वो हमारे घर आए, बड़ी माँ के घर, और फिर जान पहचान बढ़ती गई और फिर मैंने अमेरिका जाने का विचार त्याग दिया और विवाह के बंधन में हम लोग बन गए।
बड़ा अच्छा एक विचार रहा होगा, एक बड़ी उम्मीदें रही होंगी कि अब अमेरिका जाना है। क्या कभी ऐसा लगा कि अमेरिका नहीं जा पाए? जी ये नहीं, दुख रहा कभी जीवन में? नहीं रहा। देखिए इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बहन को वहाँ संघर्ष करते हुए देखा। अकेली गई थी वो, जी। तो मतलब पढ़ाई के लिए, हर काम के लिए उसको खुद सब कुछ करना पड़ा। जी। तो मैं डर भी रही थी क्योंकि हम लोग इतने सुरक्षित वातावरण में रहे हैं और लग रहा था कि पता नहीं मैं अकेले कर पाऊंगी, वहाँ रह पाऊंगी कि नहीं। जी। इसी बीच मेरी जो बड़ी माँ है उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहाँ जाकर माता पिता से भी दूर, सबसे दूर हो जाओगी, तो बेहतर यही है कि ये जो प्रस्ताव आया है शादी का, और कलेक्टर का जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। उन्होंने ही मुझे समझाया कि सब प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी और एक तुम परिवार और अपने माता पिता के पास रहोगी। तो फिर मैंने मतलब उनकी कहा मानकर जी। अपना निर्णय अमेरिका जाने का त्याग दिया। मैम, आपका विवाह एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद हुआ? जी। विवाह के बाद फिर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, स्पेशलाइजेशन किया। जी। तो विवाह के बाद फिर से किताबों की दुनिया में लौटना कितना कठिन रहा आपके लिए? जी बहुत कठिन था क्योंकि लगभग 8 साल के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 8 साल का गैप? जी, शादी के बाद। जी। और मेडिकल कॉलेज छोड़ने के बाद तो और एक दो साल जोड़ लीजिए उसमें। और पर मन में हमेशा लगता था कि मेडिकल कॉलेज में मैं अच्छी विद्यार्थी के रूप में जानी जाती थी। जी। और फर्स्ट सेकंड नंबर आता था। जी। और यहाँ जब असिस्टेंट सर्जन या सहायक शल्य चिकित्सक के रूप में मैंने नौकरी का प्रारंभ किया, जी। तो उतना मान सम्मान नहीं मिलता था। इसीलिए मैंने दृढ़ निश्चय किया कि 2 बच्चों के होने के बाद भी, दोनों छोटे थे, 4-5 साल के, 3-4 साल के रहे होंगे, मैंने इंदौर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैम, आप डॉक्टर थी और सर कलेक्टर थे। दोनों ही पद सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूप में बड़े सशक्त माने जाते हैं। और देखा जाए तो सामाजिक रूप से सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक डीएम होना या कलेक्टर होना या डॉक्टर होना ये होता है। दुहाई दी जाती है कि आप कलेक्टर बनो, डॉक्टर बनो, क्योंकि इसमें सम्मान भी है, संपन्नता भी है और शक्ति भी है। ऐसे में जोगी जी अचानक जब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या आपका भी ये निर्णय था या आपकी स्वीकृति थी कि वो कलेक्टर का पद छोड़ करके राजनीति की तरफ जाएं? देखिए, सन 86 में उनको अचानक रात के 10 बजे प्रस्ताव आया कि आपको राज्यसभा के लिए, राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह जी उपाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तो दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। सबकी तरफ से आया कि आप 2 घंटे मात्र बचे हैं, निर्णय लीजिए और आपको राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करना है रात के 12 बजे के पहले। तो हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था अचानक, क्योंकि 5 साल हो चुके थे इंदौर में कलेक्टर के रूप में, सामान भी हमारा बंध गया था कि अब भोपाल जाना है। फिर अचानक जब ये प्रस्ताव आया तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करें। मैंने कहा देखिए, एक डॉक्टर भी अपनी घर गृहस्थी चला लेता है, आर्थिक रूप से सक्षम होता है बाल बच्चों को पालने में, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप ये निर्णय स्वयं लीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सोच विचार के इन्होंने एक अपने कमिश्नर थे उस समय और 1-2 लोगों से, वरिष्ठ लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो सभी की सलाह थी कि ये मौका बार बार नहीं आता है और आ रहा है तो आप इसे जरूर स्वीकार करें।
तो इस प्रकार अचानक रात के 12 बजे के पहले दिग्विजय सिंह जी स्टेट प्लेन से आए इंदौर, और फिर चीफ सेक्रेटरी जो तत्कालीन थे भोपाल में थे, उनको अपना इस्तीफा इन्होंने सौंपा जी। और आनन फानन सब प्रक्रिया पूरी हुई और राज्यसभा के लिए इन्होंने उस नेक्स्ट डे नामांकन भरा। मात्र 2 घंटे में तय हो गया कि आप जी। राज्यसभा जाएंगे। हाँ मैम, आप कोटा क्षेत्र से 4 बार की विधायक रही। जी। क्या छात्र जीवन से ये लीडरशिप क्वालिटी थी, जैसा कि कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटीज में होता है कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन्स लिख रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो क्या आपके कॉलेज में इस टाइप से होता था? क्या आप ये करती थी? जी बिल्कुल नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला। तमिलनाडु में वेलोर जी मेडिकल कॉलेज स्थित है, और उसके बाद शादी के बाद हम लोग सीधी, शहडोल और रायपुर में 3-3 साल रहे, और जैसे मैंने कहा इंदौर में 5 साल रहे। तो मैं निरंतर सरकारी नौकरी में रही जी। तो राजनीति की तरफ मेरा ना रुझान था, ना मेरी इच्छा थी। मैं खुश थी अपना जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी, तो संतुष्ट थी, और जगह जगह नेत्र शिविर हम लोग लगाते थे। तो अचानक ही इनके जोगी जी का एक्सीडेंट 2004 में हुआ। उसके बाद मैंने तत्काल इस्तीफा दिया सरकारी नौकरी से, और इनके साथ में रही पूरे समय। 2006 में श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी का आकस्मिक निधन हुआ और उपचुनाव की स्थिति बनी। तो जो कोटा क्षेत्र है उसमें जोगी जी का गृह ग्राम जी गौरेला भी आता है, और मेरा भी मायका वही है। अच्छा। तो एक संयोग बना कि हम लोग उसी क्षेत्र के हैं, और मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो चुनाव मेरे जीवन में का बहुत ही रोमांचक और क्या कहना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनका पूरा मंत्रिमंडल भाजपा की तरफ से, और उस समय कांग्रेस भी ईश्वर की कृपा से सब एकजुट थे जी। तो हमारे भी सारे जो पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, और जो भी कार्यकर्ता थे, पूरे एकजुट हो गए। ऐसा लग रहा था महाभारत का युद्ध चल रहा है और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पलड़ा किस तरफ बैठेगा, यानी कांटे की टक्कर हेडलाइन पेपरों में आती थी। तो मुझे भी डर लग रहा था कि क्या होगा, पता नहीं। और पर ईश्वर की कृपा से लगभग 23-24 हज़ार से अंतर से विजय हासिल हुई, जो मैं सोचती हूँ ईश्वर की बहुत बड़ी मुझ पर कृपा थी। बिल्कुल। मैम, आप डॉक्टर थी और आदरणीय जोगी जी राज्यसभा के सांसद थे जी। तो क्या कभी आपने, और राज्यसभा का सांसद होना, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी और पद भी था, शक्ति भी थी, तो क्या कभी अपने प्रोफेशन में उनसे आपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कोई मदद ली? जी नहीं, मैं नहीं सोचती, क्योंकि तब जब ये राज्यसभा के सदस्य थे जी। तब मैं इंदौर में ये व्याख्याता और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थी जी। तो नेत्र शिविर में जाना या अन्य सब कुछ, मतलब मैं इंदौर में ही रही। जोगी जी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह इंदौर में ही रहकर हुई। मैम, आपने बच्चों का जिक्र किया, जोगी जी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, आप इंदौर में रहती थी, लेकिन आपके शिविर जो हैं दूरगामी क्षेत्रों में लगते थे जी। और आप जाती भी थी, बस्तर आप आती थी, बस्तर जैसे क्षेत्रों में, दूरगामी क्षेत्रों में, भोपाल से निकल करके तमाम जो प्रदेशों से जुड़े हुए, विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए जिले हैं, वहाँ आप जाती थी। उस समय न सड़कें बेहतर थी, न ट्रांसपोर्टेशन उतना बेहतर था, तो बच्चों की देखरेख या इनकी पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें कैसे मैनेज होती थी उस वक्त? जी, जब इंदौर में थी तो हम लोगों को सच में बहुत दूर दूर, जैसे रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, ग्वालियर में गुना आदि जिलों में जाना पड़ता था, खंडवा, खरगोन। तो और सड़कें भी जैसे आपने कहा बदहाल थी।
फिर भी पूरी टीम को लेके एक कंसल्टेंट या के रूप में जाती थी। अड़चन तो होती थी, पर एक बहुत आत्मसंतोष मिलता था, क्योंकि उस समय की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति गांव में बहुत ही खराब थी। उस पर खासकर नेत्र चिकित्सा के बारे में तो हर कोई तो इंदौर नहीं आ सकता था, तो इसलिए वो एक आत्मसंतोष देने वाला कार्य था जी, जिसको मैंने पूरी निष्ठा से किया। 1 नवंबर सन 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं आदरणीय अजीत जोगी जी। अचानक एक सांसद की पत्नी के तौर पे आप कार्यरत थी और कुछ ही दिनों में अचानक आप एक मुख्यमंत्री की पत्नी के रूप में कार्यरत हो जाती हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया कि आप विभिन्न दूरगामी क्षेत्रों में जाकर कार्य करती थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में थी और जोगी जी का स्पष्ट मेरे को निर्देश था कि तुम सरकारी काम में बिल्कुल व्यवधान या इंटरफेयर नहीं करोगी। तो मैं, चाहे वो देवभोग हो, गरियाबंद, ये जितने दूरगामी इलाके थे, जैसे आपने कहा बस्तर, दंतेवाड़ा, इन्हें सभी जगह, जशपुर इलाका, रायगढ़, इनका लोकसभा का चुनाव 1998 में, तो वहाँ विशेषकर मैं कई बार गई। वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय जी, उनके गांव में भी बगिया, मैंने वहाँ आई कैंप किया। अच्छा, नेत्र शिविर जी। मैम, आदरणीय जोगी जी 1986 में राज्यसभा के सांसद बने जी, 98 में लोकसभा के सांसद बने और सन 2000 में राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हुए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में उनका कद कितना बड़ा था, क्योंकि पहले राज्य का गठन होना और पहला मुख्यमंत्री बना दिया जाना, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी अहमियत क्या थी। फिर मैम, अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2016 में आदरणीय अजीत जोगी जी को अपनी पार्टी बनानी पड़ती है? जी, इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि 2000 में जब राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य बना जी, तो आदरणीय सोनिया जी ने इन पर विशेष कृपा करते हुए उन्हें प्रथम मुख्यमंत्री बनाया। तो इसके लिए मैं हमेशा उनकी कृतज्ञ रहूँगी। और क्योंकि तब वो न विधायक थे न सांसद थे जी। और यही कहना चाहूँगी कि ये कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हम लोगों पर एक एहसान है, जिसको मैं कभी नहीं चुका सकती। जोगी जी ने जो नई पार्टी का गठन किया, तो ये उन कारणों का विस्तार से वर्णन नहीं करूँगी, पर जैसा होता है पार्टी में कई बार मतभेद हो जाते हैं, तो यह उसी का परिणाम था। और वो क्षेत्रीय लोगों की, अर्थात छत्तीसगढ़ के लोगों की अलग से मतलब सेवा करना चाहते थे, उनके बारे में निर्णय लेना चाहते थे, क्योंकि जो स्थिति है कि कांग्रेस का सभी निर्णय लगभग ऊपर से या एक कमेटी के द्वारा तय होते हैं। तो ये जोगी जी की व्यक्तिगत इच्छा थी। जोगी जी के बारे में जितना भी हमने सुना है अपनी इस उम्र में, मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ मैम, लगभग पिछले 6 महीनों से मैं तमाम नेताओं से मिलता हूँ, चाहे वो पक्ष के नेता हूँ चाहे विपक्ष के नेता हूँ। मैं गाँव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बुजुर्गों से मिलता हूँ। तो जब जोगी जी की चर्चा आती है तो उनको बुजुर्ग बताते हैं कि मैं उनको छत्तीसगढ़ का शिल्पकार मानता हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे समर्पित मुख्यमंत्रियों में से एक रहे। मैम, चुनावी चर्चा की जाए, 2016 में पार्टी बनती है, 18 में पहला चुनाव पार्टी लड़ती है बसपा के साथ गठबंधन करके। आप 5 सीटें जीतती हैं, बसपा 2 सीटें जीतती है। फिर आप 2023 के चुनाव में उतरती हैं और ये पहला चुनाव ऐसा रहा जो जोगी जी के बिना हुआ। ऐसा क्या हुआ मैम कि
5 सीटें जीतने वाली ये पार्टी एक भी सीट नहीं निकाल पाई। क्या जनता को आप अपना जनता के लिए आप काम नहीं कर पाए, अपनी योजनाएं जो आपकी बातें थी वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए? इसका मुख्य कारण ये था कि जोगी जी का दिवंगत होना, लोगों को उन पर विश्वास था। जो कहते थे, कथनी और करनी में उनका अंतर नहीं था। और जैसा मैंने बताया, मैं तो मतलब मेरा बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि एक डॉक्टर की रही है। मैं राजनेता कभी नहीं रही या राजनेत्री। तो स्वाभाविक है कि हम लोगों में वो नेतृत्व क्षमता नहीं थी, और इसको मैं स्वीकार करते हुए विनम्र भाव से यही कहना चाहूँगी कि ये जनता का निर्णय था जो उन्होंने 2003 के चुनाव में दिया जी। तो हम उसको स्वीकार करते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने ऐलान किया जी, और एक पत्र स्टेट इकाई को, कांग्रेस की स्टेट इकाई को लिखा जी कि आप अपनी पार्टी का विलय अब कांग्रेस में करना चाहती हैं। क्यों ऐसा लगा कि अब कांग्रेस में लौट जाना चाहिए, पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देना चाहिए, और कांग्रेस ही क्यों? जी, जैसे मैंने बताया कि जो कुछ भी हम लोगों को मिला है, जो उपलब्धि हमारी रही है, जैसे मैं 4 बार विधायक रही, जोगी 4 बार विधायक जी, मतलब जोगी जी 4 बार विधायक, 4 बार सांसद रहे, पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता भी थे जी, और प्रथम मुख्यमंत्री जी। ये सब चीज़ें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही उन्हें मिली। तो हम लोग को अपना पूरा यानी विचारधारा और अपना सोच और अपने कर्म से हम लोग कांग्रेस ऋणी हैं कांग्रेस के जी, और ये ऋण उतर जाए इसीलिए प्रयास किया है। और ना सिर्फ मेरी, ये तो मैं स्वेच्छा से पत्र लिखा है, पर हमारे जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारीगण हैं, सबकी यही राय थी कि हम लोगों को अपनी मूल पार्टी में वापस हो जाना चाहिए। मैम, आप एक महिला हैं, आप खबरें रोज देखती होंगी, न्यूज़पेपर पढ़ती होंगी। छत्तीसगढ़ में आए दिन तमाम तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। नशे को लेकर के बड़ी घटनाएं हो रही हैं, चाकूबाजी लगातार हो रही है, महिलाओं को लेकर के तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो जब आप इन घटनाओं को देखती हैं तो क्या सोचती हैं, क्या मन में विचार आता है कि छत्तीसगढ़ में, खासकर राजधानी रायपुर में आज ये असुरक्षा का माहौल कैसे बन गया? ये सच में एक चिंता का विषय है, क्योंकि सन 78 से जी 81 तक जोगी जी यहाँ कलेक्टर थे। तब रायपुर जिला मतलब एक 7 जिलों, अब उसके 7 जिले बन गए हैं। तब महासमुंद, गरियाबंद, भाटापारा, बलौदाबाजार सब कुछ एक ही जिले में आता था। और तब हम लोगों का यही विचार था कि इतना शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत ही मध्य प्रदेश की अपेक्षा ज़्यादा शांति प्रिय है, और लोग भी बहुत भोले भाले और सरल हैं। पर अभी जब पेपर पढ़ते हैं तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया है। और जो मध्य प्रदेश के जो रहते थे शहर बड़े, इंदौर आदि, जहाँ हम लोग भी 5 साल, और मैं तो 20 साल रही, क्योंकि तो मतलब वहाँ भी इतनी घटनाएं नहीं हो रही थी जो यहाँ अभी हम लोग 24 साल में देख रहे हैं। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पूरे स्टेट से नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, तमाम और भी जो अव्यवस्थाएं हैं उसको दूर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये हो पा रहा है, जमीन पे दिख पा रहा है? अब नई नई सरकार बनी है, 1 साल हुए हैं उनको, नीति निर्धारण कर रहे हैं, पर उसका क्रियान्वयन होते होते समय लगेगा। पर इतना जरूर कहूंगी कि जब राज्य बना था 3 वर्ष हम लोगों ने बस्तर के दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो भानु प्रतापपुर हो, पखांजूर हो, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर के अन्य जिले भी, अन्य स्थान भी हों,
तो वहाँ आसानी से बिना किसी भय के हम लोग नेत्र शिविर करते थे जी। और हाट बाजार के दिन ही करते थे कि लोग मिलेंगे और हम उनके लिए काम कर सकेंगे। पर अभी लगता है कि वो स्थिति नहीं है, यानी एक भय जाने में, मतलब अगर हमें अभी मौका मिलेगा कि इन इलाकों में जाएं तो मैं नहीं समझती हूँ कि मैं निडर होके जा सकूंगी। आपने कहा निडर होके नहीं जा पाएंगी। पूर्ववर्ती सरकार में अभिकारी मंत्री रहे आदरणीय कवासी लखमा जी, बस्तर क्षेत्र से ही आते हैं जी। उन्होंने कहा कि जब हमको अपने चुनावी क्षेत्र में जाना होता है या गृह जनपद में जाना होता है, गांव में जाना होता है, तो पहले एसपी से अब परमिशन लेना पड़ता है। एसपी को हम पत्र लिखते हैं, एसपी अनुमति देता है, तब हम जा पाते हैं। ये परिस्थितियां कोंटा जैसे क्षेत्रों में बन गई हैं। विकास की बात की जाए, खासकर आप चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं के पीड़ा, महिलाओं का दर्द आप बेहतर समझ सकती हैं। छत्तीसगढ़ चूंकि जनजातीय जनसंख्या वाला, भारी जनसंख्या वाला प्रदेश है और सबसे एक कठिन जीवन अगर इस देश में कोई जी रहा है तो वो जनजातीय समाज है, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से बहुत दूर है। तो आप एक महिला हैं, आप एक नेता हैं, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आप क्या सोचती हैं, क्या विजन रखती हैं महिलाओं के विकास को लेकर? जी, मैं महिला होने के नाते निश्चय चाहती हूँ कि महिलाओं को जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनकी उन्नति हो। और इसलिए जोगी जी ने भी प्रयास किया था, स्व सहायता समूह वगैरह बनाया था और धान खरीदी और कई उन शिक्षा के लिए भी प्रयास किया था। मितानिन योजना, जिसमें गांव की महिलाएं सहभागी हो सकी। तो मुझे खुशी है कि वो सब कार्य हुए और मितानिन योजना को तो केंद्र सरकार ने भी पूरे देश में प्रारंभ किया है आशा वर्कर के रूप में। शिक्षा के रूप में भी इन्होंने, शिक्षा इनका मूल उद्देश्य था, उसके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 3 वर्षीय मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारे राज्य को मिल सके, दूरस्थ अंचलों में डॉक्टर पहुंच सके, और वो सब पहुंचे भी हैं। और इस सब का श्रेय मैं जोगी जी को देना चाहूँगी। और उन्होंने कई नीतिगत निर्णय लिए, जैसे बिजली, छत्तीसगढ़ में हमेशा बिजली की कटौती रहती थी, कई बार तो 12-12 घंटे तो 20 घंटे लाइट बिजली नहीं रहती थी। बिल्कुल। तो आज वो समस्या नहीं है और इसके कारण जो उद्योग निरंतर बढ़ते आ रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, तो उसका मूल कारण और बिजली की उपलब्धता है। आखिरी प्रश्न मैम आपसे पूछेंगे और थोड़ा सा वो प्रश्न ऐसा है कि चूंकि जोगी जी भी पहले मुख्यमंत्री रहे, मैं उनको भी शामिल करूंगा। जोगी जी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और भूपेश बघेल जी, तीनों में से बेहतर मुख्यमंत्री आप किसको मानेंगे? अब ये सवाल आपको जनता से पूछना चाहिए। मैं तो एक तरह से पक्ष जोगी जी का ही रखूंगी, क्योंकि मैंने देखा है वो 3 वर्षों में उनका सोने का समय रहता था 2 बजे और 5 बजे उठकर वो निरंतर यानी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और सोचते रहते थे कि कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और उस समय जब राज्य बना था तो अकाल की स्थिति थी उस समय, तो सर्वप्रथम तो उससे निपटना था, इसीलिए उन्होंने ये धान खरीदी और काम के बदले अनाज आदि योजनाएं शुरू करी। और कलेक्टर होने का भी उनको लाभ मिला कि कहाँ कहाँ से केंद्र से कैसे कैसे योजनाएं लाई जा सकती हैं। इंदिरा गांव गंगा योजना से हर गांव में पानी उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह की कई योजनाएं जो मैं सोचती हूँ कि मैं भी कभी सोच नहीं सकती, वो उन्होंने करके दिखाया। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि, पर हाँ ये कहूँगी कि हर व्यक्ति अपनी
जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। जो योगी जी ने, रमन सिंह जी ने, भूपेश बघेल जी ने और अभी आदरणीय विष्णु साय जी कर रहे हैं। अभी उनको ज़्यादा समय नहीं मिला है, पर अन्य 2 मुख्यमंत्रियों ने उनको पूरा यानी कार्यकाल मिला, जबकि योगी जी को 3 वर्ष का ही कार्यकाल मिला था। तो ये निर्णय मुझसे ज़्यादा अच्छा जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप थी हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर रेणु जोगी जी, जो कि मृदुभाषी हैं, सरल हैं, सहज हैं और ममतत्व की भाषा से बात करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।